ओके, देखिए जी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेसिकली इज एन एनालिटिकल टेक्निक, ठीक है। ये एक एनालिटिकल टेक्निक है। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास। देखो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के की दो तीन एप्लीकेशन है, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज relative atomic mass of an element by using percentage abundance of all the naturally occurring isotope। ठीक है, एक एप्लीकेशन इसकी ये है। सेकेंड एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू फाइंड the presence of any halogen present, ठीक है, किसी भी हेलोजन की प्रेजेंस को भी आइडेंटिफाई कर। थर्ड, इट इज यूज्ड to find the number of carbon atoms and the structure of simple organic compound by using fragmentation pattern, ठीक है। क्लियर, हम बारी बारी इन सब पे बात करेंगे। पहली चीज, टू फाइंड आउट द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। तो एक क्विक रिव्यू लेते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या एप्लीकेशन कर चुके थे इसकी। सो हाउ टू फाइंड आउट द AR और MR, ठीक है, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। क्लियर, आपको याद होगा कि वी हैव टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। नेचुरल परसेंटेज अबंडेंस क्या है? 35 वाला 75% होता है और 37 वाला 25%, ठीक है। रिलेटिव अबंडेंसेस क्या है? 3:1। याद रखिएगा, दो टर्म यूज होती हैं, दीज आर बेसिकली द परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है, आउट ऑफ 100 गिवन होती है, और इनका जो रेशियो होता है दैट्स बेसिकली कॉल्ड द रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। ये क्या कहलाता है? ये रिलेटिव अबंडेंस है। क्लियर, हाउ टू फाइंड आउट द AR, आपको अच्छी तरह याद होगा। AR निकालने के लिए हम करते थे 35 वाला 75% प्लस, ये ऐड होते हैं दोनों रेशियोज, ठीक है। 37 वाला isotope is 25%, clear, divided by the total percentage and the total percentage is 100। ये हम चेक करेंगे। अच्छा, ये तो क्लोरीन की सिंपल से एग्जांपल है आपको बात समझाने के लिए। इट कुड बी एनी एलिमेंट जिसमें एक से दो से ज्यादा आइसोटोप्स भी हो सकते हैं, जैसे फास्फोरस है 31, 32, 33 भी हो सकता है। वहां पर आप सबको, सबके रेशियोज को डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज करते हैं, आंसर आता है 35.5। आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल ताकि बात आपको समझ में आ जाए। ये मैं यूजिंग दी रिलेटिव अबंडेंस हो सकता है प्लस 37 वाला वन टाइम डिवाइडेड बाय द टोटल रिलेटिव अबंडेंस
abundance is 3 plus 1, 4. The answer is going to be the same. आ जाएगा आपके पास 35. It might be possible that the data is abundance. ये भी हो सकता है, बल्कि मेजर क्वेश्चन में ऐसा होता है, ये जो डाटा होता है ये आपको गिवन होता है किस फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। और अगर मैं क्लोरीन वाले को ही बनाऊं तो यहां पर अगर इफ दिस इज अ परसेंटेज अबंडेंस, क्लियर, यहां होगा मास टू चार्ज रेशियो। इफ यू रिमेंबर, मास टू चार्ज रेशियो इज बेसिकली फॉर एटम AR या फॉर मॉलिक्यूल MR ही होता है। मास टू चार्ज रेशियो इज आइदर AR और MR, इसी को हम मास टू चार्ज रेशियो कहते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज क्लोरीन 37 which is 1 time, and chlorine 35 is basically 3 times. This is 75%, or this is 75% and this is 25%, और 3:1। तो आप ग्राफ से भी इसको आराम से निकाल सकते हैं, टेबल को सॉल्व करके, ठीक है। बिल्कुल, आपको परसेंटेजेस चाहिए होती हैं, रिलेटिव या परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सा काम है। इन अ सिमिलर वे क्लोरीन 3:1 में होता है। इफ यू हैव ब्रोमीन, then bromine have two isotopes, bromine 79 और bromine 81। आगे के रेफरेंस के लिए आपको ये बात याद रखनी है। bromine 79 is about 51% and 81 is about 49%. In terms of ratio, this is almost like 1:1. So chlorine 3:1 में होता है और bromine is 1:1। अब ये काम तो आपके लिए करना बहुत आसान है। I'm sure that you can easily do it if I provide you all the percentage abundance and the AR values of naturally occurring isotope. You just add them up, divided by total percentage कर देंगे, आपके पास AR आ जाएगा, ठीक है। इन अ सिमिलर वे, अब जो एप्लीकेशन है, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन था, आप सबको आता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज वेरी डिफरेंट। हाउ टू फाइंड आउट the number of carbon atom. How to find the number of carbon atoms. किसी भी organic compound में we can easily find out the number of carbon atoms by using a mass spectroscopy, ठीक है। और number of carbon atoms के लिए हम जो लॉजिक यूज करते हैं वो M+1 पीक कहलाती है। अब इस M+1 पीक पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। अभी आगे जाके क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज दिस M+1 पीक। देयर आर टू आइसोटोप्स ऑफ कार्बन नेचुरली अकरिंग, कार्बन 12 एंड कार्बन 13। दो आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, कार्बन 12 और कार्बन 13, ठीक है। Carbon 12 is, carbon 13 is about 1.1%, ठीक है, and carbon 12 is about 89. Sorry. ठीक है, clear? So these are basically the percentage abundances of carbon 12 and carbon 13. अच्छा, कार्बन का एक और आइसोटोप भी होता है कार्बन 14, बट वी डू नॉट इंक्लूड कार्बन 14। दो रीजन होते हैं। एक रीजन, इट इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। दूसरा रीजन, परसेंटेज अबंडेंस इज वेरी लो, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे इग्नोर कर देते हैं, क्लियर। सो वी ओनली टॉक अबाउट कार्बन 12 एंड कार्बन 30, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13। कार्बन 13 इज 1.1% ऑफ कार्बन 12, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड CH4, ठीक है, CH4। नाउ इस CH4 में अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, and if I take only one isotope of hydrogen, which is hydrogen 11, and two isotopes of carbon, carbon 12 and carbon 13, तो मेरे पास दो कॉम्बिनेशन या दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। देखो कैसे। If I keep all these hydrogen 1, 1, 1 और ये वाले कार्बन को कार्बन 12 ले लें,
ठीक है, तो जो मास टू चार्ज रेशियो है या जो MR है वो कितना आएगा बेटा, 12 + 4 16। इन अ सिमिलर वे अगर ये वाला कार्बन 13 हो और ये सारे हाइड्रोजन 111 हो तो मास टू चार्ज रेशियो कितना आएगा, आएगा 17। ठीक है, कार्बन 12 के साथ जो भी मास टू चार्ज रेशियो आता है इसे हम M कहते हैं या M प्लस कहते हैं। ठीक है, प्लस क्यों, प्लस का साइन आपको पता है ना क्यों, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अपने सारे मॉलिक्यूल्स को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फायर करके पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर ये M प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, M प्लस 1 पीक। इसको आप खाली M पीक भी कह सकते हैं, M प्लस 1 भी कहते हैं। M प्लस 1 से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसे M पीक कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये M है तो 17 या कार्बन 12 वाला क्या होगा, M प्लस 1 पीक कहलाएगा। तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रम में आपके पास एक M प्लस 1 पीक आ रही होगी, एंड दिस M प्लस 1 पीक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन 13। ठीक है, 1.1% है, हाइट छोटी होगी, रिलेटिव अबंडेंस छोटी होगी, लेकिन प्रेजेंट जरूर होगी। ठीक है, क्लियर। इसी बात को इफ आई जस्ट ड्रॉ इट, अगर मैं इसे ड्रॉ करूं CH4 का मास स्पेक्ट्रम तो कुछ इस तरह का होगा बेटा। यहां पर है आपके पास परसेंटेज अबंडेंस, यहां है मास टू चार्ज रेशो M/E। ठीक है, तो एक सिग्नल आपके पास आ रहा होगा बेटा M मास टू चार्ज रेशो 16 के ऊपर, और एक आ रहा होगा छोटा सा सिग्नल मास टू चार्ज रेशो 17 के ऊपर। ये जो मास टू चार्ज रेशो 17 पे आ रहा है दिस इज कॉल्ड M प्लस 1 पीक, और ये सेकंड लास्ट सिग्नल है ये M पीक कहलाएगी। और यही M पीक बेसिकली क्या होती है, इस मॉलिक्यूल का MR होता है। जैसे 16 इज द MR ऑफ CH4। ठीक है, इफ यू हैव 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कुछ भी हो, हमेशा M और M प्लस 1 पीक ही आएगी। क्योंकि अगर आपके पास लेट्स सपोज यू हैव 3 कार्बन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोपेन है, 3 कार्बन है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि उन 3 कार्बन के एक एट द सेम टाइम तीनों कार्बन के कार्बन 13 होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज द परसेंटेज अबंडेंस इज ओनली 1.1%। किसी एक वक्त में एक ही कार्बन 13 होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। तो दोबारा से रिकैप करते हैं। देखें, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम हम M प्लस 1 पीक को यूज करते हैं, उसकी रिलेटिव अबंडेंस हमें चाहिए होती है। क्लियर। M प्लस 1 पीक क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन 13 MR से एक यूनिट हायर पर एक सिग्नल आता है, और वो सिग्नल कहलाता है M प्लस 1 पीक। उस M प्लस 1 पीक की प्रेजेंस, वो M प्लस 1 पीक क्यों होती है बेटा, दैट M प्लस 1 पीक इज प्रेजेंट ओनली बिकॉज ऑफ कार्बन 13। वो आपसे पूछेगा कि भाई यहाँ पर M प्लस 1 पीक क्यों आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, एक यूनिट हायर जो आ रही है, तो आप बोलेंगे इट इज बिकॉज ऑफ कार्बन 13। ठीक है, क्लियर। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसका एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। आई एम प्रिटी मच श्योर, मैं 99% श्योर हूं कि ये फॉर्मूला लाजमी एग्जाम में CI में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यू एडेड आपका टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बट सॉरी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल्स टू 100 ओवर 1.1, यानी out of 100% sample 1.1% is carbon 13। abundance of M plus 1 divided by abundance of M या M plus। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अभी इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आसानी से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे याद रखिएगा कि A M plus 1 क्या है, this is basically abundance, either the percentage abundance or the relative abundance, कोई भी हो। ठीक है, abundance of, यानी ग्राफ में जो परसेंटेज आ रही होगी आप रीड करेंगे, ये वो है। ठीक है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ M प्लस 1 पीक। ठीक है, और M प्लस 1 पीक याद रखिएगा ज्यादा केसेस में सेकंड लास्ट पीक होती है। अबंडेंस ऑफ M पीक। ठीक है, ये M पीक कौन सी है, ये वो MR वाली पीक है। और ये कौन सी है बेटा, दिस इज बेसिकली
ड्यू टू कार्बन 13। बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ ताकि अब लास्ट चांस है, हम लास्ट टाइम कर रहे हैं, ये आपको अच्छे तरीके से याद होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं क्वेश्चन में। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स आपके पास हैं, मैंने ग्रुप पे अपलोड कर दिए। अगर किसी को नहीं मिले तो मुझे अलग से मैसेज कर दीजिएगा, आई विल सेंड द कंप्लीट नोट्स ऑफ एयर्स। आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ टेक आउट योर कैलकुलेटर्स। वही एग्जाम्पल करते हैं जो हम एग्जाम में क्लास में करके आए थे। ठीक है, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि एग्जाम में इस साल अगर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का कार्बन वाला क्वेश्चन आएगा तो इट शुड लुक लाइक दिस। मतलब ये मेरी प्रेडिक्शन है कि क्वेश्चन इस तरह से दिखेगा। देखें क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। द मास स्पेक्ट्रम शोज द मास टू चार्ज वैल्यू फॉर द एम पीक। एम पीक क्या होती है बेटा? दिस इज द एम आर, बार बार आपसे बताया है। ठीक है, इज 90। ठीक है, एम पीक कितने पे आ रही है? 90 पे। यानी यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि द एम आर इज बेसिकली 90। ठीक है, क्लियर? Now, the ratio of the height of M and M plus is 22 and 0.7. ये क्या चीजें गिवन है बेटा? रेशियो का मतलब क्या है? ये दिस इज द अबंडेंस गिवन जो हमें चाहिए होती है। ठीक है, चाहे डाटा की फॉर्म में गिवन हो, चाहे इज गिवन इन अ फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, abundance of m and m plus 1. Use the ratio of the height of m and m plus 1 peak to calculate the number of carbon atoms in a molecule F. अब नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको बताने, तो आपने कहा भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल्स टू 100 over 1.1 multiplied by abundance of m plus 1 divided by abundance of m. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास आ जाएंगे बेटा 100 ओवर 1.1 मल्टीप्लाई बाय m प्लस 1 की अबंडेंस कितनी है? 0.7। ठीक है, दिस इज m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m विच इज 22.1। सो आपके पास आंसर आएगा, क्या आ रहा है बेटा आंसर? कोई बताएगा मुझे? 2.9. 2.9। ओके गुड, इट इज 2.9। अच्छा, नियरेस्ट होल नंबर पे से राउंड ऑफ करेंगे, सो द 3. आंसर 3। ठीक है, सो द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3। बहुत आसान फॉर्मूला है बेटा, और ये A2 से AS में अभी आया है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज्यादा चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ F। आसान सी बात है, देखो वी नो दैट द MR इज 90 और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन हैं। तो 3 कार्बन कितने हो गए? 12 इंटू 3 विच इज 36। तो 90 में से आप 36 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, आपके पास जो बचेगा उसमें आप कितने मैक्सिमम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फिट इन कर सकते हैं। ये वही काम है जो हम ओ लेवल्स में करते आ रहे थे। ठीक है, हमने ओ लेवल्स में भी इस तरह बहुत किया है। तो 90 में से 36 माइनस करेंगे, आपके पास बचेगा 54। ठीक है, देखो टोटल एमआर कितना है बेटा? 90 है। इस 90 एमआर में से हमें पता चल गया है कि हाउ मेनी कार्बन वी हैव? 3 कार्बन। तो 36 तो माइनस हो जाएगा किसकी वजह से? 3 कार्बन की वजह से। तो जो बाकी बचेगा उसमें क्या होंगे? रिमेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो अगर मैं इफ आई डिवाइड 54 बाय 16 विच इज द एआर ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैं 54 को 16 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 3.375 आएगा। यानी मुझे पता चल रहा है कि हाउ मेनी ऑक्सीजन शुड बी देयर? 3 ऑक्सीजन। 54, हाँ 3 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं? 54 में से माइनस कर देते हैं 3 टाइम्स ऑफ 16। सही है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 6. हाँ बोले बेटा, 6 बचेगा। 6. ठीक है, तो हमारे पास 6 बचेगा, यानी इसके पास 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इस काम में होती है, लेकिन दिस इज अ वेरी इजी स्टेप। आपको सिर्फ एमआर में सारी चीजें प्लग इन करके, तो हाउ मेनी कार्बन वी हैव? 3 कार्बन। हाउ मेनी? 6 हाइड्रोजन। एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन यू हैव? 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो C3H6O3 इज बेसिकली द
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, एमआर गिवन था, नंबर ऑफ कार्बन एटम आ गए, तो एमआर में से कार्बन के मास को माइनस किया, जो रिमेनिंग बचा उसमें कितने, लेट्स सपोज आपके पास रिमेनिंग बचता कितना बचता, एक मिनट, रिमेनिंग आपके पास लेट्स सपोज आप 90 माइनस समथिंग करते हैं और आपके पास रिमेनिंग 48 बचता, तो आप 48 को 16 से डिवाइड करते तो आंसर आ जाता आपके पास 3। फिर भी आप 3 ऑक्सीजन एटम नहीं लेते, आप कितने ऑक्सीजन एटम लेते, 2 ऑक्सीजन। बाय, बिकॉज हमें कुछ एमआर बचाना होता है फॉर हाइड्रोजन, है ना। अगर आपके पास इस तरह की कोई वैल्यू आ रही है, जैसे 2 पॉइंट समथिंग ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो आप 2 ऑक्सीजन लेंगे और फिर 32 माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो नंबर बचेगा आपके पास उतने ऑक्सीजन होने चाहिए। ठीक है, सो आई होप कि आगे क्लियर होगा, इसमें कोई इतने मसले की बात नहीं होगी। नंबर ऑफ कार्बन का फॉर्मूला प्लीज ये बाय हार्ट याद कर लेना, और ये फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, गिवन नहीं होगा, ये आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 टास्क कब तक हमने करें इतने टाइम में, और वो 2 टास्क कौन से हैं। पहला तो आपको वही जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में करते आ रहे थे, दैट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड फ्रॉम द नंबर ऑफ कार्बन एटम से हमारे पास किस तरह से हम बना सकते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ third application, which is a very important application, how to find the number of halogen number and identity of halogen। ठीक है, आसान सी बात है, नंबर एंड आइडेंटिटी ऑफ halogen। सबसे पहले बात करते हैं, if in any organic compound you have one halogen atom present, one halogen एटम, अगर आपके किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हैलोजन एटम प्रेजेंट हो, जैसे एक क्लोरीन या एक ब्रोमीन, और जब यहाँ पर इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम हैलोजन की बात करते हैं, तो वी ओनली टॉक अबाउट क्लोरीन एंड ब्रोमीन, सिर्फ ये 2 हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, यानी हम क्लोरो एल्केन्स की बात करेंगे या ब्रोमो एल्केन्स की बात करेंगे, इसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। यानी आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर होगा CnH2n+1 और साथ लगा होगा X। ठीक है, और ये X क्या होगा, X कुड बी आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, एक हैलोजन में सबसे पहले बात करते हैं क्लोरीन की। नाउ you have 2 isotopes of chlorine present, chlorine 35 and chlorine 37। ठीक है, अब पहले तो मुझे बताओ कि 35 और 37 में कितने यूनिट का डिफरेंस है, तो कैन आई से दैट दिस 37 इज 2 यूनिट हायर इन केस ऑफ AR, है ना। 35 में 2 ऐड करोगे तो तुम्हारे पास 37 आएगा। ठीक है, क्लियर। द रेशियो हमें अच्छी तरह याद है कि 3:1। इन अ सिमिलर वे इफ यू टॉक अबाउट ब्रोमीन, तो आपके पास ब्रोमीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, मैं भी आपको बता कर आया हूं, और वहां मैंने आपसे कहा था इसको याद रखिएगा। वी हैव ब्रोमीन 79 एंड वी हैव ब्रोमीन 81। ठीक है, विच इज 1:1। इसीलिए ब्रोमीन का जो AR आता है, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, वो 80 आता है। 79 into 1 प्लस 81 into 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 80 आएगा। ठीक है, क्लियर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आसान सी सिंपल सी एग्जाम्पल, which is CH3Cl। ठीक है, CH3Cl। अब देखिए, 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, C हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं इग्नोर कर रहा हूँ कार्बन 13 को, कार्बन 13 की वजह से M+1 पीक जरूर आएगी, लेकिन अभी हमारा यहाँ पर वो कंसर्न नहीं है। अभी मैंने दोनों कार्बन 12 लिए, ठीक है, एक क्लोरीन 35 लिया और एक क्लोरीन 37 लिया, तो कार्बन 12 के साथ जो पीक होती है वो M पीक कहलाती है ना, कार्बन 12 के साथ, और क्लोरीन 35 ये नॉर्मल आइसोटोप्स हैं।
और जो कार्बन क्लोरीन 37 के साथ आएगी कितने यूनिट हायर है, 2 यूनिट हायर, सो दिस इज कॉल्ड M+2 पीक। ठीक है, किसी भी मास स्पेक्ट्रम में आपके पास एक पीक आ रही होगी M नॉर्मल MR की, ठीक है, एक पीक आ रही होगी M+1 ड्यू टू कार्बन 13, और एक अगर M+2 पीक भी आ रही है, सो दिस इज बेसिकली ड्यू टू any halogen present, and if the ratio of M and M+2 peak is 3:1, अगर इनकी जो हाइट का रेशो है वो 3:1 है, तो हेलोजन कौन सा होगा, हेलोजन होगा आपके पास क्लोरीन। सही है। इन अ सिमिलर वे, इफ आई कीप द सेम एग्जाम्पल फॉर ब्रोमीन, अगर मैं ब्रोमीन की एग्जाम्पल लेता हूं CH3Br, ठीक है, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन लगाया, और यहां लगा दिया ब्रोमीन। इन अ सिमिलर वे, हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, यहां लगा दिया ब्रोमीन। ठीक है, तो अगर कार्बन 12 होगा और ब्रोमीन 79 होगा, तो ये कहलाएगी एम पीक। ठीक है, कार्बन 12 होगा, ब्रोमीन 81 होगा, तो दिस इज कॉल्ड M+2 पीक। ये एम पीक है विच इज द MR, और ये M+2 पीक है। ठीक है, क्लियर। इन केस ऑफ ब्रोमीन, द relative abundance or the height ratio of M and M+2 peak is always 1:1। ठीक है, सो अगर 1:1 में हाइट है या रेशियो गिवन है, सो द हेलोजन प्रेजेंट इज बेसिकली द ब्रोमीन। ठीक है, और अगर 3:1 में है तो हेलोजन क्या होगा, क्लोरीन होगा। यही बात मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एम्फेसाइज करके आपको दिखा देता हूँ। देखो, अगर आपको द मास स्पेक्ट्रम इज गिवन, ऐसी रफ सा एक मास स्पेक्ट्रम स्केच करते हैं दोनों के लिए। ठीक है, ये है परसेंटेज और रिलेटिव अबंडेंस, यहां पर आपके पास है मास टू चार्ज रेशो। ठीक है, ये मास टू चार्ज रेशो है दोनों के। ओके, क्लियर। आपके पास एक पीक आ रही होगी, दिस इज बेसिकली द एम पीक, किसी भी जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास है, M+1 आ रही होगी छोटी सी, ठीक है, और एक M+2 पीक आ रही होगी। क्लियर, ये कौन सी पीक है, M+2। यानी लेट्स सपोज आपके पास एक सिग्नल आ रहा होगा, इसको हम एड अप करके इसका MR निकाल लेते हैं ना, 12 + 3 + 35, यानी ये वाली सिग्नल आ रहा होगा आपके पास 50 के ऊपर, 51 पे आ रहा होगा, और ये आ रहा होगा 52 पे। अच्छा, 51 वाली हम सिर्फ यूज करते हैं किस लिए, हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। M और M+1 को देखेंगे अगर नंबर ऑफ कार्बन निकालने हैं, M और M+2 को देखेंगे अगर हेलोजन के बारे में पता लगाना है। एंड यू कैन क्लियरली सी M और M+2 का जो रेशियो आपके पास है, दिस इज 3:1। तो आपका हेलोजन कौन सा हुआ, क्लोरीन हुआ। ग्राफ कुछ इस तरह गिवन होगा। ठीक है, सर इन अ ये सिमिलर वे, अगर कहाँ से आया? चलो बेटा, ये MR है ना इसका, 12 + 3 + 35। अच्छा, सही है ठीक सर। है ना, क्लियर। इन अ सिमिलर वे, अगर ब्रोमीन का केस होगा बेटा, तो ब्रोमीन के केस में आपके पास M, एक M+1 आ रही होगी, और एक आ रही होगी आपके पास M+2। ठीक है, M और M+2 का जो रेशियो है वो आपके पास बिल्कुल बराबर आ रहा होगा। M और M+2 की हाइट सेम होगी अगर आपके पास हेलोजन जो है वो ब्रोमीन गिवन होगा। ठीक है, क्लियर। बस इतना सा याद रखिएगा। देखो, की पॉइंट क्या है कि अगर M+2 पीक आ रही है, इसका मतलब हेलोजन प्रेजेंट है, फॉर श्योर प्रेजेंट है। और अगर M और M+2 पीक, अच्छा, +2 आपको अंदाजा हो जाएगा ग्राफ देख के। ठीक है, M और M+2 पीक की हाइट 3:1 में है तो हेलोजन क्लोरीन है, 1:1 में है तो हेलोजन ब्रोमीन होगा। ठीक है, इन अ सिमिलर वे, इसी फॉर्मेट को और अच्छे तरीके से समझने के लिए
देखिए, दिस इज द क्वेश्चन, जरा पढ़िए खुद से अब। मैं चाय पी लूँ जब तक। मेरा स्टेटमेंट याद रखिएगा, हम m और m+1 को लेते हैं टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, और m और m+2 को लेते हैं टू फाइंड आउट द आइडेंटिटी ऑफ हैलोजन प्रेजेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपने पहले मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ी और अभी ही आपसे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो आप आज के अभी के लेक्चर पे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। अगेन सेइंग कि अगर नंबर ऑफ कार्बन या हैलोजन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो ये वो फॉर्मेट है क्वेश्चंस के जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल, इसलिए मैं आपको बार बार इसी तरह के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। देखो, नंबर ऑफ कार्बन तो 13 ही आएंगे। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन, अगेन सेइंग m और m+1 को यूज करेंगे हम, यानी 100 और 14.3। सो नंबर ऑफ कार्बन आइटम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 100/1.1 मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस ऑफ m+1 विच इज 14.3 डिवाइडेड बाय अबंडेंस ऑफ m which is 100। तो 100 से 100 कैंसिल आ जाएगा, 14.3 को 1.1 से डिवाइड करेंगे, आंसर 12 पॉइंट समथिंग या अराउंड 13 ही आएगा। अगर 12 पॉइंट समथिंग या 13 पॉइंट समथिंग भी आ रहा है तो आप उसे 13 ही लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला वही है। दिस इज फ्रॉम द फॉर्मूला 100/1.1 फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा ऐसी रहेगी। अबंडेंस ऑफ m+1 है 14.3, ठीक है। तो हमारे पास हमने m और m+1 को यूज किया टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं, इन एडिशन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ईच मॉलिक्यूल ऑफ ketamine contain one atom of each of the three different elements। सही है। These are called heteroatomic, यानी आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और कोई हैलोजन भी है। यूज द फिगर आइडेंटिटी ऑफ द हैलोजन प्रेजेंट। अब आपको पता है कि हैलोजन के लिए हम m को यूज करते हैं बेटा, और m+2 को यूज करते हैं। m की परसेंटेज हमें हमारे पास है 100% और m+2 की हमारे पास है 33.3। और आपको याद होना चाहिए कि m और m+2 विच इज 100, 33.3। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 3:1, और 3:1 में कौन सा हैलोजन होता है, तो आप लिखेंगे कि S M and m+2 is 3:1, so the halogen is क्लोरीन। आगे ना यार, अगर ये 1:1 आता तो हैलोजन क्या होता, ब्रोमीन। तो सिर्फ क्लोरीन, हाँ, ब्रोमीन के बारे में ही पूछा जाएगा। देयर इज नो चांस कि आपसे फ्लोरीन या आयोडीन के बारे में पूछा जाए। ओनली दीज टू हैलोजेंस आर प्रेजेंट इन आवर सिलेबस, ठीक है। क्लियर। एक आखिरी बात हैलोजन से रिलेटेड और कर लेते हैं, फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन एंड देन दिस टॉपिक इज डन, ठीक है। अच्छा, आ जाइए। तो अगर आपके पास बी पार्ट था इसका, इफ टू हैलोजेंस आर प्रेजेंट, अगर दो हैलोजन होंगे तो देखो 35 में 2 ऐड करेंगे तो 37, और अगर दो 37 वाले होंगे तो आपके पास जो पीक आती है वो m+4 पीक कहलाती है, ठीक है। घबराए नहीं, m+4 से आगे बात नहीं जाएगी। अगर आपके पास m+4 पीक भी आ रही है, यानी एक पीक आ रही है 35 पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एक सिग्नल आ रहा है 37 पे और एक सिग्नल आ रहा है 39 पे। अब देखो 35 के मुकाबले में ये जो 39 वाला है ये m+4 है। तो अगर m+4 प्रेजेंट है तो इसका मतलब आपके पास हाउ मेनी हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, यू हैव 2 हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। क्लियर, सही है। अब बात करते हैं पहला केस, इफ बोथ हैलोजेंस आर क्लोरीन। अगर दोनों हैलोजन क्लोरीन हो तो इनका m+2 और m+4 का रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी सिंपल एग्जांपल, 1 कार्बन एंड रिमेनिंग हाइड्रोजन and 2 क्लोरीन, ठीक है, CH2Cl2।
आपसे इसी लेवल के क्वेश्चन, इसी तरह की एग्जाम्पल पूछी जाएंगी फॉर श्योर। कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन। ठीक है, देखो कार्बन 12 है, ठीक है, दोनों क्लोरीन 35 हैं, सो दिस इज कॉल्ड Mp। सही है। इन अ सिमिलर वे, अगर एक आउट ऑफ दीज ओनली 1 क्लोरीन इज क्लोरीन 37, तो वो कहलाएगी M+2 पीक। सही है। तो मैंने क्या किया, कार्बन को 12 भी रखा, इसको बनाया 35, इसको बना दिया 37। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला जो 35 है, ये वाला 37 हो, और जो 37 है वो 35 हो, यानी कार्बन 12 भी हो, दिस वन ये वाला 37 बन जाए हो, और ये वाला 35 हो। इन दोनों केसेस में ये M+2 पीक कहलाएगी, है ना। देखो M के मुकाबले में चाहे जो भी क्लोरीन 35 या 37 हो, इट इज M+2 पीक। बट M+2 पीक की दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं, यानी पहले ये डाउनवर्ड जो है ये वाला 37 था, किसी मॉलिक्यूल में अपवर्ड वाला 37 होगा, लेकिन इन दोनों की जो परसेंटेज अबंडेंस है वो एड अप होकर आएगी। यानी लेट सपोज अगर ये वाला 25% बन रहा है और ये वाला 25% बन रहा है, तो टोटल M+2 कितना हो जाएगा, 50%। हाइट एड अप हो जाएगी ना। ठीक है, क्लियर। सो 2 combinations आर पॉसिबल फॉर M+2। इन अ सिमिलर वे, M+4 के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ही क्लोरीन 37 हो रहे हैं। तो कार्बन 12 रखा, ये 37 और ये 37। आपको एक बात बार बार रिमाइंड करवा रहा हूं कि हम M+1 पीक को सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने के लिए यूज करते हैं, यहां कार्बन 12 नहीं लेंगे, कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, M+2 और M+4 से हमारा काम चल रहा है। अब इनकी रिलेटिव अबंडेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है, जरा गौर से देखिएगा। देखें, ये वाला क्लोरीन, क्लोरीन 35, और आपको पता है कि क्लोरीन 35 कितना होता है, 3 टाइम्स ये वाला क्लोरीन, क्लोरीन 35, तो इनकी रिलेटिव अबंडेंस हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस के लिए आप क्या करते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव अबंडेंस क्लोरीन 35 इज 3 टाइम्स, दूसरा वाला भी 3 टाइम्स, तो ये 3 into 3 इसकी रिलेटिव अबंडेंस या पीक की रिलेटिव हाइट हो जाएगी 3 into 3 9। इन अ सिमिलर वे, दिस वन इज 3 टाइम्स, मैं इसलिए लाइन बना के लिख रहा हूं कि ताकि आपको पता चल जाए, एंड दिस वन इज 1 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 into 1 प्लस एक और भी तो M+2 है, विच इज दिस वन। कितना है बेटा ये, 37, तो ये 1 टाइम होता है, और 35 कितने टाइम होता है, 3 टाइम्स, तो ये भी यही होगा 1 into 3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, 37, 37 कितना होता है, क्लोरीन 37 इज ऑलवेज 1 एंड क्लोरीन 37 इज ऑलवेज 1, तो M+4 हो जाएगी 1 into 1। क्लियर। तो आपके पास ये हो जाएगा 3 + 3 6, और ये आ जाएगा 1। तो अगर दोनों हैलोजन क्लोरीन होंगे तो M+2 और M+4 का जो हाइट रेशो आएगा वो कितना होगा, वो होगा 9:6:1। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको बनाने नहीं भी आ रहे, ठीक है, अगर ये कॉम्बिनेशन बनाने नहीं भी आ रहे, तो आपको सिर्फ ये अगर रेशो याद हो जाए तो इतना बहुत है। ठीक है, इफ बोथ क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट, अगर दोनों क्लोरीन हो। ठीक है, तो M+2 और M+4, देखिए पहली बार M+4 आएगी ही जब व्हेन यू हैव 2 हैलोजन प्रेजेंट। ठीक है, 2 एटम्स ऑफ हैलोजन प्रेजेंट, पहली बात। दूसरी बात ये है
कि अगर m+2 और m+4 का रेशियो 9:6:1 में होगा, हाइट से आपको अंदाजा हो जाएगा देख के, ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस देख लीजिएगा, स्केल रख के देख लीजिएगा जैसे भी। तो इसका मतलब दोनों हैलोजन आपके पास कौन से हैं? क्लोरीन है। अगर दोनों हैलोजन आपके पास ब्रोमीन होंगे, सेकंड, if both halogens are bromine, अगर दोनों हैलोजन ब्रोमीन हो तो फिर क्या होगा भाई? कॉम्बिनेशन बना लेते हैं क्विकली। अब मैं खामोशी के साथ कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। CH2Br2, ठीक है। कीप इन माइंड दैट ब्रोमीन हैव टू आइसोटोप्स, ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81 विद अ रेशियो ऑफ 1:1। दोनों कितने होते हैं? 1:1 में। जैसे वो 3:1 था तो हमने 3:3 किया था, यहाँ 1:1 करेंगे। इसके कॉम्बिनेशन बना लेते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने क्लोरीन के केस में बनाए थे, ठीक है। Br Br, ठीक है। इसी तरह से m+2 अभी मैं लिख दूंगा इनके AR वैल्यूज। इसके भी दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे m+2 के हमेशा, क्योंकि स्वैप हो सकते हैं और स्वैप हुए हुए होते हैं, ठीक है। ब्रोमीन एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन एंड देन ब्रोमीन, ठीक है। अब इनके ये 12 है और ये 79, ये 79, तो दिस इज कॉल्ड MP, ठीक है। दिस इज 12, ये हो गया 81, ये हो गया 79, या ये हो गया 81 और ये हो गया 79, कार्बन 12 भी है कार्बन, और ये हो गया 81, ये हो गया 80। इस इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम m+2 कहेंगे। दिस इज 2 यूनिट हायर एंड दिस लास्ट वन इज m+4, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए 79 into 79 यानी 1 into 1, 81 into 79 1 into 1, लेकिन एक और दफा आएगा 1 into 1। ये सारे 1 ही होते हैं ब्रोमीन, और लास्ट वाला आएगा 1 into 1। यानी आपके पास जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:2:1। तो अगर आपके पास m+4 सॉरी m+2 और m+4 1:1 रेशियो में होगा, यानी इनकी जो पीक हाइट होगी 1:1 में होगी, तो आपके पास जो हैलोजन है वो कौन सा होगा बेटा? वो हैलोजन होगा ब्रोमीन, ठीक है। आसान है। 9:6:1 में क्लोरीन और 1:1 में ब्रोमीन, ठीक है। बोथ ब्रोमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन सर मुझे ये पूछना था कि अगर दो हैलोजेंस हों तो हम उसमें कार्बन 13 भी सर कार्बन देखो 13 भी हो सकते हम हैं सिर्फ अगर उन पीक्स को यहाँ पर बिल्कुल कार्बन 13 के साथ आप ले सकते हैं क्लोरीन 37। उसका रीजन सिर्फ ना लेने का 1.1% होता है। क्लोरीन 37 आपके पास जो है वो 25% होता है। ब्रोमीन के केस में भी आप ले सकते हैं, लेकिन दो सिग्नल्स आर यूजलेस, उनसे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सिग्नल आ रहे होंगे, पीक्स भी आ रही होंगी, रिलेटिव अबंडेंस बहुत कम होगी, लेकिन हम सिर्फ उन सिग्नल्स को पिक करते हैं या उन सिग्नल्स को हम लेके चलते हैं जिन सिग्नल से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है बेटा वो m पीक m+1 से मिलती है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। m और m+2 को हम लेते हैं और m+1 को इग्नोर कर देते हैं जब हम हैलोजन के बारे में देख रहे होते हैं, और m और m+2 और m+4 को लेते हैं जब हम आइडेंटिटी ऑफ टू हैलोजेंस आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। सिग्नल आ रहे होंगे, बन रही होगी, लेकिन हम उसे इग्नोर कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। सर आपके पास इसका क्वेश्चंस का पीडीएफ होगा? क्वेश्चंस का पीडीएफ इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो आपने दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बस इतने बहुत हैं। दिस इज अ न्यूली एडेड टॉपिक, इसके अभी इतने क्वेश्चन नहीं आए। 23 का पेपर देख लेना, उसमें शायद एक आध चीजें पूछी गई हो, वरना अभी अभी ये चूंकि A2 से ट्रांसफर हुआ है तो A2 लेवल के ही क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाए ना प्रैक्टिस में, बस अगर वो क्वेश्चन क्लियर है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो जाएंगे एग्जाम के क्वेश्चन उसी तरह के आएंगे। ओके सर, थैंक यू सर।
अभी जब हम बिल्कुल रिसेंट ईयर करेंगे ना बेटा, तो उसमें अगर कोई एक आध पार्ट आएगा तो वहां दोबारा से इसको देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज द थर्ड एंड द लास्ट एप्लीकेशन टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लास्ट बात है, बस इसके बाद ही खत्म हो जाएगा। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने बिल्कुल उतनी ही डिटेल में करवाया है जितना मैं पहली टाइम करवाया था। टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक पूछा नहीं गया, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये फ्रेगमेंटेशन का टॉपिक कहलाता है। देखिए होता क्या है, होता ये है कि जब आपके पास कोई लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, लॉन्ग चेन या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, लेट्स सपोज दिस इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप इसके ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फायर करेंगे तो सम टाइम ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, और जब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो ये मॉलिक्यूल दो फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन एक इसमें और एक इसमें चला जाएगा, यानी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक होना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, ठीक है, क्लियर। और फिर क्या होगा, ये दोनों बनते हैं बेसिकली, इनिशियली ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फिर क्या होगा, फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन फायर हो रहे होते हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर दोबारा से आएगा, फायर होगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, इस पॉजिटिवली चार्ज आयन में। अब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास जो है वो सिग्नल देगा, ठीक है। ये जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है, इस फ्रेगमेंटेशन पैटर्न से हमें पता चल जाता है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। इसी बात को सीखने के लिए सर आपकी आवाज अटक रही है। टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक हमने क्या किया, मैंने आपको m और m+1 पीक की रिलेटिव अबंडेंस दे दी, ठीक है। एटम निकाले तो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम, और mr से अब आ जाएगी आवाज, अल्लाह करे। आ रही है? जी जी सर। सर। ओके, थोड़ा सा सिग्नल इशू हो सकता है बेटा मुझे। मैंने आपको m और m+1 पीक की हाइट दे दी और mr दे दिया, आपने उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना सीख लिया आज ही एग्जाम, C3H6O2, ये बना C3H6O। अब आपको मास स्पेक्ट्रम में फ्रेगमेंटेशन का पैटर्न गिवन होगा, यानी आपको डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के सिग्नल गिवन होंगे और उन सिग्नल से आपको पता लगाना होगा कि आपका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए दिस इज C3H6O, इससे आपके पास दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक तो स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है कि ये हो दिस मॉलिक्यूल CH2 CHO, एल्डिहाइड, एक ऑक्सीजन है ना, तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अब स्ट्रक्चर एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये कौन बताएगा, ये आपको मास स्पेक्ट्रम में फ्रेगमेंटेशन पैटर्न से पता चल सकता है, ठीक है, क्लियर। यानी जब इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो देयर आर टू फ्रेगमेंट्स आर पॉसिबल। ये भी हो सकता है कि यहां से ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाए और आपके पास एक फ्रेगमेंट बनेगा ये वाला विच इज CH3 पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा फ्रेगमेंट बनेगा CH2 CHO पॉजिटिव, ठीक है ना। ये इसकी ए पॉसिबिलिटी है कि अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऐसा होगा, ठीक है, क्लियर।
अगर आपके पास CH3 बनेगा तो मास टू चार्ज रेशियो क्या होगा CH3 का, जो इसका MR है 12 + 3 15, यानी आपके पास एक सिग्नल आ रहा होगा 15 के ऊपर और एक सिग्नल आ रहा होगा इसका, ठीक है, और इसका कितना आ रहा होगा 24 + 16 + 3 43 के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक ना हो बल्कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास एक फ्रेगमेंट बनेगा ये वाला CH3 CH2 पॉजिटिव, बारी बारी बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है, और दूसरा फ्रेगमेंट बनेगा CHO पॉजिटिव, ठीक है। CH3 24 + 5, तो ये हो जाएगा, यानी किस मास टू चार्ज रेशियो पे आपके पास सिग्नल आएगा बेटा, इसका सिग्नल आएगा 29 पर, और इसका सिग्नल भी आपके पास आएगा 29 के ऊपर, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि फ्रेगमेंटेशन में सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा या कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब सवाल ये है कि क्या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं मिलती, तो हम सिर्फ कंसिडर करते हैं फ्रेगमेंटेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड को और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को, यानी अगर आपका स्ट्रक्चर ये वाला एल्डिहाइड है विच इज CH3 CH2 CHO, तो आपको किन किन मास टू चार्ज रेशियो पे सिग्नल आ रहे होंगे, एक फ्रेगमेंटेशन का सिग्नल 15 पे आ रहा हो, there's one signal at 29, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, 29 ही मास टू चार्ज रेशियो पे आ रहा होगा, एक आ रहा होगा 43 के ऊपर, ठीक है, और एक पूरा सिग्नल आ रहा होगा इस मॉलिक्यूल का विच इज कितना हो जाएगा 15 + 43 विच इज इक्वल्स टू 58, और एक आ रहा होगा 59 के ऊपर। 58 पर जो आपके पास आ रहा होगा ये तो M पीक है ना, विच इज मॉलिक्यूलर मास। 59 पे आ रही होगी M+2 पीक, इसका यहाँ कोई काम नहीं है, एंड दीज आर द पीक बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंट्स, ठीक है, क्लियर। सर ये इसको 59 जरा मैं M1 ड्रॉ करना M1 चाहूंगा। + 1 पीक नहीं होगी? 59 M, sorry, yes, it's M+1. दिस इज M+1, ठीक है। अब अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे बेटा, तो इसको ड्रॉ करना आसान है, देख लीजिए इसका स्पेक्ट्रम आपके पास दिखेगा कुछ इस तरह से, दिस इज परसेंटेज अबंडेंस एंड दीज आर द मास टू चार्ज रेशियो। मैं सिर्फ आपको एक स्पेक्ट्रा दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। नाउ दिस इज 58, wait, 58 पे एक सिग्नल आ रहा है, एक आ रहा है 59 पे, ये 59 है, ये 58 है, एक सिग्नल आ रहा होगा, मैं रैंडम हाइट्स बना रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है इन हाइट्स का, ठीक है। एक पीक आ रही है ये आपके पास, ठीक है, और एक आ रही होगी अराउंड, ठीक है। कौन सी हाइट ज्यादा है, कौन सी हाइट स्लो है, इवन आई डोंट हैव एन आइडिया, बट मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यस दिस इज 15, this is 29, this is 43, this is 58 and this is 59। सबसे पहले तो मार्क करेंगे कि this one is M+2 peak, sorry M+1 peak, so sorry, this is M peak, जो M peak है सेकंड लास्ट पीक वही इसका MR है, तो MR आ गया 58, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ एक हाइट कौन सी पीक सबसे ज्यादा हाइट वाली आ रही है, 29 वाली। जो भी पीक सबसे ज्यादा हाइट वाली आती है, अपने स्पेक्ट्रा के स्केल को सेट करने के लिए हम इसे 100% कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। वाई, ताकि हमारा स्पेक्ट्रा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए बेस पीक, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, बार बार सुनिए, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बेस पीक कौन सी होगी, जो पीक भी 100% अबेंडेंस वाली आ रही है हम उसे ही बेस पीक कहेंगे। अब यहाँ पर इस स्टेज पे वो आपसे बेस पीक की डेफिनेशन पूछ सकता है, तो इसकी डेफिनेशन होती है द पीक ड्यू टू द मोस्ट स्टेबल फ्रेगमेंट, स्टेबल
फ्रेगमेंट। देखो जो स्टेबल होगा वही ज्यादा बन रहा होगा, वो ज्यादा बन रहा होगा तो उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। जब उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि वो, ठीक है, बेस पीक कहलाएगी। तो जो सबसे ज्यादा हाइट वाली पीक होती है हम उसे 100% कंसिडर कर लेते हैं, उसे हम बेस पीक कहते हैं, ताकि हमारा स्पेक्ट्रम जूम हो जाए। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इन शॉर्ट आपके पास ये सारे सिग्नल आएंगे बेटा, कौन कौन से, ये वाली बात याद रखिएगा। अगर आपका स्ट्रक्चर कौन सा होगा, CH3 CH2 CHO। नाउ इफ द स्ट्रक्चर इज दिस वन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर ये स्ट्रक्चर होगा तो आपके पास कौन सी पीक्स आएंगी। देखो पहला हम ए फ्रेगमेंटेशन करते हैं इसकी। अगर हम इसे यहां से ब्रेक करते हैं ए पार्ट, तो आपके पास दो फ्रेगमेंट बनेंगे, एक बनेगा CH3 पॉजिटिव, ठीक है, और एक बनेगा आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव, ठीक है। CH3 पॉजिटिव इज बेसिकली 15 और ये वाला आएगा 43 के ऊपर। MR ऐड कर लीजिए, मास टू चार्ज रेशो होंगे। क्लियर। इन अ सिमिलर वे इफ इट ब्रेक फ्रॉम हेयर, अगर यहां से ब्रेक होता है बी पार्ट, तो भी वही होगा कि आपके पास एक फ्रेगमेंट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव एंड अदर फ्रेगमेंट इज CH3 पॉजिटिव। तो ये इस केस में भी 43 के ऊपर एक सिग्नल आ रहा होगा और एक सिग्नल आ रहा होगा 15 के ऊपर। सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करके आपको अंदाजा लगाना है, सिंपल स्ट्रक्चर होगा। यही एग्जाम्पल हो सकती है कि एग्जाम में गिवन हो। मतलब इन टॉपिक्स के बारे में हमें इतना अंदाजा होता है कि बेसिकली इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इफ द स्ट्रक्चर इज CH3 CO CH3, how many peaks and which mass to charge ratio, तो आपके पास एक सिग्नल आएगा 15 पे, एक आ रहा होगा 43 पे, एक आ रहा होगा 58 पे और एक आ रहा होगा 59 पे। यू नो दैट 59 इज M+1, 58 इज M, और ये आपके पास है फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और कोई फ्रेगमेंट पॉसिबल नहीं है बाय ब्रेकिंग द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और कोई फ्रेगमेंट आपके पास इसके पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा, तो इफ आई ड्रॉ दिस वन, दिस इज अ परसेंटेज अबंडेंस मास टू चार्ज रेशियो। ड्रॉ करते हैं जल्दी से। देखो 59 तो उसमें भी आ रही थी, यहाँ भी आ रही है। 58 उसमें भी आ रही थी, यहाँ भी आ रही है। 15 उसमें भी आ रही थी, यहाँ भी आ रही है। 43 उसमें भी आ रही है और यहाँ भी आ रही है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली 15, 43, 58, 59. Yes, 59 is M+1 due to carbon 13. This is M peak, और ये दोनों पीक हैं फ्रेगमेंट की हैं। बेस पीक कौन सी है, मैंने यहाँ पर खुद बनाई है। दिस इज 100% अबंडेंस, सो दिस इज बेसिकली द बेस पीक। कौन सी, 43 वाली इस केस में बेस पीक है। मैंने बार बार कहा, आप या मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा फ्रेगमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सी पीक जो है वो बेस पीक होगी। स्पेक्ट्रा देख के मैं पता लगा सकता हूँ कि जिसकी परसेंटेज अबंडेंस 100% है, वो हमारे पास ये कि आपके पास इन दोनों स्पेक्ट्रा को देखिए, अगर ये एट द सेम टाइम स्क्रीन पे आ सकते हैं, कि क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास एल्डिहाइड होगा तो 29 पे एक सिग्नल आ रहा होगा, ठीक है, और अगर आपके पास कीटोन होगा तो 29 पे सिग्नल नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा तो इतना प्रोमिनेंट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर। सो इट मींस दैट CH3 CH2 CHO and CH3 CO CH3 by fragmentation pattern at CH2CHO, a peak at
mass to charge ratio 29, which is So okay, I'm back. ठीक है, दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 29 which is present, 29 is present, which is not present in CHO. CH3. So that's how we use a fragmentation पैटर्न, और हम इस तरह से यूज करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप अपनी जो है वो प्रैक्टिस के लिए एक दफा इसे ड्रॉ कर लीजिएगा, मेरे साथ कंसल्ट कर लीजिएगा। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C3H6O2। ठीक है, मैं थोड़ा बना के देख लेता हूँ। CH3, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, और कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। अब आप एस्टर और कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बना लीजिएगा, ठीक है, और देख लीजिएगा कि क्या कोई आइडेंटिफाइबल पीक आ रही है आपके पास या नहीं आ रही। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हो जिनका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न भी एक जैसा हो, तो आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसे आइडेंटिफाई करना आपके लिए, उस तरह के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन ऐसे केसेस जो है वो रेयर होते हैं, आमतौर पे फ्रेगमेंटेशन पैटर्न से पता लग जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप के आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं सारी चीजें दोबारा से उसी तरह से आपको एक्सप्लेन करूं और आपको समझ में आ गया होगा। बस की पॉइंट याद रखिएगा बेटा कि ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सॉरी दिस वन, ये तो बहुत अच्छा आना चाहिए। या समटाइम वो AR पूछ लेता है आपको रिलेटिव अबंडेंसेस देके, समटाइम AR दे देता है, किसी एक आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस पूछ लेता है। हमने कुछ बहुत सारे क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस तरह के किए हैं, अभी कुछ रिसेंट ईयर में भी आएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। और फिर अगर MR गिवन हो तो आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना आना। M+2 पीक भी प्रेजेंट है तो इसका मतलब हैलोजन होगा। इफ द M और M+2 इज 3:1, हैलोजन क्लोरीन है, और अगर वो 1:1 तो M+4 पीक भी आ रही होगी। क्लोरीन के केस में M+2 और M+4 का रेशियो 9:6:1 है, और ब्रोमीन के केस में 1:1। एटलीस्ट ये रेशियोज याद होने चाहिए 2 हैलोजेंस के। ठीक है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, सिंपल मॉलिक्यूल गिवन होगा, बारी बारी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेंगे और फिर पता लगाएंगे कि कौन कौन से फ्रेगमेंट्स से आपके पास सिग्नल आ रहा होगा। ठीक है, एक दफा दोबारा इस लेक्चर को गो थ्रू कर लीजिएगा, तो आई होप कि क्लियर हो जाएगा। सो आई एम डन विद इट। एनी क्वेश्चंस सो यू कैन आस्क। सर जो आपने एग्जांपल दी है इसमें 2 अल्कोहल तो हो सकता है, डायोल भी हो सकता है ना ये? हाँ, ये अच्छा, 2 ऑक्सीजन है तो आप 2 अल्कोहल भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी ऑलवेज टेक एग्जांपल ऑफ अ सिंपल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हम इतने कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल की तरफ नहीं जाएंगे। आइसोमर, जो नॉर्मल आइसोमर बनते हैं, जो एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमर होते हैं, हम उन्हीं कॉम्बिनेशंस में रहेंगे। तो एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, तो इसी में रहना, ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। ठीक है, चलें जी, आई होप कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में समझा पाया होऊंगा। आई ट्राइड माय बेस्ट विच दूसरी बार कोशिश की है। लेट्स सी, अगली क्लास में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ एंड सम रीसेंट ईयर क्वेश्चंस। अब ईयरली पास पेपर भी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, और जिनकी ऑन कैंपस क्लासेस हैं उनसे ऑन कैंपस मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक हाफिज यू सर। सर। अल्लाह हाफिज।